नमस्कार विद्यार्थियों, शिक्षा का सफ़र में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम वर्ग 10वीं की क्षितिज पुस्तक में संकलित कवि ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान कविता तथा कवि परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में कवि परिचय, कविता की संपूर्ण व्याख्या तथा भावार्थ को सरल भाषा में समझेंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा, स्कूली परीक्षा या किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगी। अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए शुरू करते हैं कवि के जीवन परिचय से। नाम ऋतुराज, जन्म 10 फरवरी 1940 ईस्वी, जन्म स्थान भरतपुर राजस्थान। पिता, माता व पत्नी का नाम सार्वजनिक रूप से प्रमाणिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। शिक्षा एमए अंग्रेजी विषय से, राजस्थान विश्वविद्यालय से। पेशा कवि, साहित्यकार एवं अंग्रेजी साहित्य के अध्यापक। प्रसिद्ध कविता कन्यादान। सम्मान व पुरस्कार: बिहारी सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान, सुब्रमण्य भारती, हिंदी सेवी सम्मान, परिमल सम्मान आदि। मृत्यु 8 जुलाई 2009 ईस्वी, इंटरनेट सर्च के अनुसार। मृत्यु स्थान जयपुर राजस्थान। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते थे। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारबिन प्रमुख है। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते थे। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह में आंगिरस, एक मरण धर्मा और अन्य, कितना थोड़ा वक्त, पुल पर पानी, अवकस नहीं, प्रबोध, चंद्रोदय, सूरत नीरत, लीला मुखारबिन, आशा नाम नदी तथा स्त्रीवज्ञ है। प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान: बिहारी सम्मान, पहल सम्मान, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, सोमदत्त सम्मान, सुधींद्र सम्मान, सुब्रमण्य भारती हिंदी सेवी सम्मान तथा परिवार सम्मान सम्मिलित है। अब चलते हैं कविता परिचय पर। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श के रूप में हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। अब चलते हैं कन्यादान कविता पर। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान देते वक्त। अर्थात यहाँ कवि लड़की के माता के दुख का वर्णन कर रहे हैं। बेटी की विदाई के समय माता का दुख बिल्कुल सच्चा, वास्तविक और गहरा था। बेटी से बिछड़ने का दर्द उनके हृदय से निकला हुआ था। भारतीय विवाह परंपरा में कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। माँ विवाह के समय अपनी बेटी को दूसरे के घर भेजता है। उसी क्षण उसके मन में बेटी से बिछड़ने का गहरा दुख होता है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अर्थात माँ के लिए उसकी बेटी सबसे अनमोल धन थी। ऐसा लगता है मानो उसके पास यही अंतिम और सबसे कीमती संपत्ति थी, जिसे वो आज किसी और को सौंप रहा है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। अर्थात लड़की अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुई थी। उसमें जीवन के अनुभवों की कमी थी और वह अभी भी बचपन जैसी सरलता रखती थी। वह अत्यंत मासूम और निष्पक्ष थी। उसके मन में छल कपट या दुनियादारी का कोई ज्ञान नहीं था। कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। इसमें कवि कहते हैं, लड़की को खुशी का अनुभव तो होता था, वह अच्छे और सुखद क्षणों को महसूस कर सकती थी। यहाँ बाँचना का अर्थ है समझना, और लड़की अभी इतनी छोटी थी कि वह अपने जीवन के दुखों और कठिनाइयों को समझ नहीं सकती थी। पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तूकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अर्थात यह एक प्रतीकात्मक पंक्ति है। लड़की का ज्ञान अभी अधूरा था। वो जीवन को पूरी स्पष्टता से नहीं समझ पाई थी, बल्कि उसकी समझ धुंधले प्रकाश जैसी सीमित थी।
लड़की का संसार अभी केवल कविताओं, गीतों और कल्पनाओं तक सीमित था। वास्तविक जीवन के संघर्षों और कठोर सच्चाइयों से वो परिचित नहीं थी। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। अर्थात माँ अपनी बेटी को जीवन का अनुभव सिखा रही है। वो उसे सावधान करते हुए आगे की बातें समझाती है। माँ कहती है कि अपने रूप सौंदर्य पर घमंड मत करना। सुंदरता स्थायी नहीं होती, इसलिए केवल बाहरी रूप पर मोहित नहीं होना चाहिए। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यह माँ कहती है, आग का सही उपयोग जीवन को चलाने और उपयोगी कार्य करने के लिए होता है। यह एक प्रतीक है कि शक्ति और साधनों का उपयोग सकारात्मक कार्यों के लिए करना चाहिए। आग स्वयं को नष्ट करने के लिए नहीं होती। उसी प्रकार स्त्री को भी अत्याचार, पीड़ा और अन्याय सहकर अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। यह माँ समझाती है कि कपड़े और गहने केवल बाहरी आकर्षण है, इन्हें जीवन का वास्तविक सुख या सम्मान नहीं समझना चाहिए। समाज कई बार स्त्री को वस्त्र, आभूषण और परंपराओं के माध्यम से बांध देते हैं। ये बाहरी सजावट कभी कभी उसकी स्वतंत्रता में बाधा बन जाती है। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यह माँ स्वीकार करती है कि बेटी एक लड़की है और उसे समाज की वास्तविकताओं को समझना होगा। माँ का आशय यह नहीं कि लड़की अपनी पहचान छिपा ले, बल्कि वो चाहती है कि बेटी कमज़ोर, असहाय और दबी हुई ना दिखाई दे। उसे आत्मविश्वासी, साहसी, स्वाभिमानी और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनना चाहिए, ताकि समाज उसकी कमजोरी का लाभ ना उठा सके। अब चलते संपूर्ण भावार्थ पर। इस कविता में कवि ने लड़की के जीवन की विडंबनाओं और सामाजिक यथार्थ को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। विवाह के समय माँ के सच्चे दुख, लड़की की मासूमियत तथा माँ की जीवनोपयोगी सीख के माध्यम से कवि यह संदेश देते हैं कि स्त्री को केवल सुंदरता, आभूषण और सामाजिक बंधनों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसे आत्मविश्वासी, सजग, साहसी और स्वाभिमानी बनकर जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। यही कविता का मूल संदेश है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से आप कवि परिचय, कविता की संपूर्ण व्याख्या तथा भावार्थ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपको इस कविता में कौन सा अंश सबसे अच्छा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है वीडियो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में इस पाठ के एक पंक्ति प्रश्नोत्तरी के साथ। इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।